मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9 में आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठा पाठ अंतर्राष्ट्रीय समस्या भाग 2 यानी इंटरनेशनल प्रॉब्लम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो बच्चों, आज का पाठ है छठवां पाठ अंतरराष्ट्रीय समस्या भाग 2 इंटरनेशनल प्रॉब्लम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय में अर्थात पार्ट 1 में हमने इसके पहले बच्चों अध्ययन किया हुआ है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय समस्या की तो बच्चों हमने मानवाधिकार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय, इसकी चर्चा हमने की थी, तथा मानवाधिकार और भारत व पर्यावरण के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारी पृथ्वी किस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूम रही है। इस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए बढ़ेंगे। बच्चों, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो केवल एक ही देश की नहीं होती। तो बच्चों, ये कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो विश्व या ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें यानी पूरी दुनिया में होती है। इस बच्चों, तो उनके परिणाम अनेक देशों पर तथा कुछ दिनों बाद विश्व के सभी देशों पर होते हैं। इस तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं। तो बच्चों, विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्या के ही संदर्भ में हम देखने वाले हैं। बच्चों, अगर बात करें ह्यूमन राइट्स की यानी मानवाधिकार की तो पार्ट 1 में इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देता है, जिसकी चर्चा पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। हमने देखा है बच्चों कि अतः मानवाधिकार से तात्पर्य मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार। तो इसकी चर्चा बच्चों हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय यानी राइज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये बच्चों, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया। बच्चों, हमने पार्ट 1 में देखा था कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यस बच्चों, आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। मानवाधिकार और भारत के संदर्भ की चर्चा भी हम पार्ट 1 में हमने किया था ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया के संदर्भ में। यस बच्चों, तो भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ ही कमजोर वर्ग, महिला, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। वर्ष 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया। तो बच्चों, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे थे। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। यस बच्चों, पर्यावरण की बात करें। यस, पर्यावरण की भी चर्चा हम कर चुके हैं कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी या यूं कहें कि हमारा जो पर्यावरण है प्रभावित हो रहा है। तो खेतों में बड़ी मात्रा में उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खादें और कीटनाशक औषधियां, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्टियों से होने वाला किरणोत्सर्ग, तेल रिसाव अथवा रासायनिक गैसों का रिसाव आदि के कारण पर्यावरण असुरक्षित बनता जा रहा है और विविध प्रकार की समस्याएं निर्मित हो रही हैं। इस अनुभूत से पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने लगा है। तो बच्चों, ये पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय विषय बन चुका है। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे
विकसित देश हो या विकासशील देश हो। तो बच्चों जब हम विकसित देश की बात करते हैं यानी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, यस बच्चों, चाहे अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, चीन की बात करें, यस बच्चे ये विकसित देशों की यानी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, और विकासशील देशों की बात करें जैसे बच्चों भारत, ब्राज़ील, ये विकासशील अर्थात डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो चलिए बच्चों हम बात करेंगे आज इस क्रम में स्टॉकहोम से पेरिस, यस बच्चों, स्टॉकहोम से पेरिस परिषद की बात करेंगे, स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। तो बच्चों स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं, यस अगर स्टॉकहोम की बात करें तो जो यस रेड राउंड देख रहे हैं, सर्कल देख रहे हैं, ये स्टॉकहोम है, राइट, ध्यान रखिए बच्चों। और अगर पेरिस की बात करें तो यस आप देख पा रहे हैं पेरिस, तो यस बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टॉकहोम से पेरिस परिषद, स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी तत्कालीन और दीर्घकालीन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तथा उन पर उपाय खोजने के लिए स्टॉकहोम में 5 से 16 जून 1972 की कालावधि में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण संबंधी परिषद आयोजित की गई। राइट बच्चों, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको हम पॉइंटर की मदद से बताना चाहें, यस, तो ध्यान रखना है 5 से 16 जून 1972 की कालावधि में यस बच्चों संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण संबंधी परिषद आयोजित की गई थी। 5 जून, यस 5 से 16 जून 1972, राइट, ध्यान रखना है आपको, यस बच्चों। तो पर्यावरण से संबंधित ध्यान रखना है, यस पर्यावरण संबंधी परिषद आयोजित की गई थी। यस बच्चों स्टॉकहोम और पेरिस का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसकी चर्चा आगे भी हम विस्तार से करने वाले हैं। यस बच्चों स्टॉकहोम से पेरिस परिषद, स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। इस बच्चों इस परिषद में प्रदूषण को मात देने हेतु सहयोग करना सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारी है, इस पर बल दिया गया अर्थात जोर दिया गया। बच्चों इस कॉन्फ्रेंस में विकसित देश अधिक मात्रा में पर्यावरण ह्रास के लिए जिम्मेदार हैं, राइट। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम विकसित देशों की बात करते हैं तो विकसित देश वे देश जो विकास की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। इस बच्चों अगर हम बात करें यूरोपियन तमाम कंट्रीज की बात करें विकसित देशों की, यस बच्चों चाहे हम यस यूएसए की बात करें, यस बच्चों फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, रूस की बात करें, यस बच्चों ये तमाम ऐसे देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं बच्चों, यस। और इसके अलावा हम चीन की बात करें, जापान की बात करें, ये विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो विकसित देश अधिक मात्रा में पर्यावरण ह्रास के लिए जिम्मेदार हैं और इस ह्रास को रोकने की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। तो बच्चों ये किस आधार पर कहा गया, अगर हम आपको यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करें कि विकसित देश जो कि अगर यूं देखा जाए कि विकसित देश जो विकास की दौड़ में सबसे आगे हैं बच्चों, उनके यहाँ ये CFC अगर बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर्स, AC, यस प्रशीतकों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों इनका उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, इनका उपयोग सबसे अधिक यही करते हैं, विकसित देश करते हैं। तो तात्पर्य यह कि विकसित देश इसीलिए पर्यावरण ह्रास के लिए बच्चों CFC, जिस CFC की बात कर रहे हैं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक होता है, खास करके ओजोन लेयर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और इसके कारण जो है ओजोन जो परत है उसको नुकसान पहुंचता है और इसके कारण जो है अगर ओजोन को जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें हैं वे सीधे पृथ्वी पर आएंगी, जिसकी तमाम तरह की बीमारियां और जो है स्किन डिजीज होगी। और इसके अलावा जो अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें जो विकसित देशों में अगर देखा जाए तो जो तेजी से बच्चों औद्योगिकरण हुआ है इसके परिणाम स्वरूप और जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं वे भी बढ़ने का एक कारण है, राइट। तो विकास के साथ साथ जो पर्यावरण ह्रास के लिए जो जिम्मेदार हैं वे विकसित राष्ट्र अधिक जिम्मेदार हैं, इस पर चर्चा हुई और इस ह्रास को रोकने की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए, इस बच्चों यह स्पष्ट रूप से कहा गया। तो ऐसी भूमिका विकासशील राष्ट्रों ने ली, यानी जो विकासशील जो डेवलपिंग, ध्यान रखिए बच्चों, जो विकासशील देश हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, जैसे भारत है, ब्राजील है, तो भारत, ब्राजील, ये सब विकासशील देश हैं जो विकास कर रहे हैं
और विकसित देश कौन से बच्चों? ये जो विकास की श्रेणी में सबसे आगे हैं, जो विकास कर चुके हैं, वे डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, राइट। ये दोनों अंतर आपको ध्यान रखना है। तो यस बच्चों, तो ऐसी भूमिका विकासशील राष्ट्रों यानी डेवलपिंग जो नेशंस हैं उन्होंने इस बात को रखा कि हम तो विकास कर रहे हैं, हमें अवसर मिलना चाहिए। यस, क्योंकि आप जो है विकास कर चुके हैं तो आप सबसे अधिक पर्यावरण ह्रास के जिम्मेदार हैं। इस तरह की भूमिका विकासशील देशों ने, विकासशील राष्ट्रों ने रखी। आज भी विकासशील राष्ट्र यही भूमिका प्रस्तुत करते हैं, राइट। तो ये बच्चों ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं स्टॉकहोम से पेरिस परिषद यानी स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। ये तो ध्यान रखना है। स्टॉकहोम देख सकते हैं यहाँ पे, पेरिस आप देख सकते हैं बच्चों। तो इस परिषद में पर्यावरण के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाएं उपस्थित थी। और इस परिषद की और एक और विशेषता है बच्चों, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। इस परिसर में वैश्विक सामाजिक संपत्ति की रक्षा का मुद्दा प्रस्तुत किया गया। इन साधनों के संरक्षण का दायित्व तो सभी राष्ट्रों पर है, इस पर सभी एकमत हो गए, राइट। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि इस परिषद में पर्यावरण के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाएं भी उपस्थित थी। ये सरकारी संस्थाएं तो थी लेकिन गैर सरकारी संस्थाएं भी उपस्थित थी और यह इस परिषद की एक विशेषता थी। इस परिषद में देखा बच्चों आपने, हमने बात की कि वैश्विक सामाजिक संपत्ति की रक्षा यानी वैश्विक सामाजिक संपत्ति की रक्षा का मुद्दा भी प्रस्तुत किया गया और इन साधनों के संरक्षण का दायित्व सभी राष्ट्रों पर है, इस पर सभी एकमत हुए। ये भी हमको ध्यान रखना है। इस परिषद के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम निर्माण किया, राइट। तो बच्चों ये भी आपको ध्यान देना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका निर्माण किया, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्टॉकहोम से पेरिस परिषद, स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इस परिषद के बाद अनेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी समझौते हुए। तो बच्चों जिस तरह से पर्यावरण का ह्रास हो रहा था बड़े पैमाने पर, आप देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से पर्यावरण की क्षति हो रही थी। यस बच्चों, तो इस परिषद के बाद अनेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी समझौते हुए। पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियम तैयार किए गए। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी आंदोलन बड़ी मात्रा में शुरू हो गए और पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परिषद में निर्णय प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों का सहभाग बढ़ गया, राइट। तो किस तरह से बच्चों अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा ये बड़े पैमाने पर अब पर्यावरण को महत्व अधिक दिया जाने लगा। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी आंदोलन भी बड़ी मात्रा में शुरू हो गए। देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी को बचाने की बात की जा रही है। सेव अर्थ, ये सेव आवर अर्थ यानी अपनी पृथ्वी को बचाया जाए, जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर वृक्ष लगाएंगे यानी पेड़ पौधों को बढ़ाएंगे, ये बच्चों तो पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, हमें उनसे फायदा होता है। तो ये पौधों को लगाकर उनका संरक्षण करना और जब तक वे मजबूत हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ये तो उनकी देखरेख तब तक करते रहना चाहिए। तो इस तरह से पौधों को लगाकर उनका संरक्षण करना ये भी जरूरी है। तो इस तरह से जिस पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परिषद में जो निर्णय प्रक्रिया की हमने बात की, इसमें गैर सरकारी संगठनों का भी सहभाग बढ़ा, ये हमने देखा। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं आज स्टॉकहोम से पेरिस परिषद की बात कर रहे हैं, स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसका अगला चरण अर्थात वर्ष 1992 में रियो में हुई पर्यावरण परिषद थी, राइट। ध्यान रखिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 1992 में। यस बच्चों, तो यस भारत की ओर से भी अगर हम बात करें तो भारत की ओर से भी प्रतिनिधित्व किया गया था। तो 1992 में जो रियो बच्चों कहाँ है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है रियो। तो ये देख सकते हैं बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध शहर है रियो डी जेनेरो। अब देखिए बच्चों ब्राजील का, इस बच्चों ब्राजील भी एक विकासशील देश है बच्चों और बहुत ही चर्चित शहर है रियो डी जेनेरो। यस बच्चों रियो डी जेनेरो बहुत ही चर्चित शहर है
यस बच्चों, इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। यस बच्चों, ये प्रतिमा आप देख सकते हैं और एक खूबसूरत शहर आप पहचान सकते हैं। ये रियो शहर है बच्चों, पूरा नाम इसका रियो डी जेनेरो। तो 1992 में रियो में हुई पर्यावरण परिषद, यस बच्चों यहाँ पर हुई थी, 1992 में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस की बात करें, एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। यस बच्चों, इस परिषद में स्थायी विकास इस अवधारणा पर बल दिया गया था। और बच्चों, जैविक विविधता, हरित गृह वायु के कारण वातावरण में होने वाला परिवर्तन, इस बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहा जाता है, ध्यान रखिए, तथा जंगल की रक्षा आदि विषयों पर विविध समझौते किए गए। राइट, तो इसके बाद यानी रियो डी जेनेरो में जो बच्चों कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस पर्यावरण से संबंधित जो परिषद हुई थी, उसमें तमाम निर्णय लिए गए इस विश्व स्तर पर, जिसमें चाहे हम जैविक विविधता की बात करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, इसके साथ साथ जंगलों की रक्षा आदि विषयों पर विविध जो एग्रीमेंट यानी समझौते हुए। बच्चों, ये समझौते जो है वे अगर हम बात करें विश्व स्तर पर, राइट, जो कि बच्चों जो रियो में इस पर्यावरण परिषद हुई थी 1992 में, यस बच्चों वो बड़े पैमाने पर हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यस कि 1992 में जो रियो में पर्यावरण परिषद हुई थी उसे आपको ध्यान रखना है। आज बच्चों इसी संदर्भ में और आगे बढ़ लेते हैं। यस बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं स्टॉकहोम से पेरिस परिषद की बात करें, स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, वर्ष 1997 में यानी 1997 में क्वेटा में आयोजित परिषद में विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए मापदंड निर्धारित कर दिए गए। यस बच्चों, जिस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि तेजी से पूरे विश्व में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी जो जलवायु में परिवर्तन तेजी से हो रहा था, यस उसके लिए 1997 में जो क्वेटा में बच्चों कॉन्फ्रेंस हुई थी, विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जो तेजी से परिवर्तन उसके लिए मापदंड निर्धारित कर दिए गए। और बच्चों यह मापदंड 15 वर्षों तक जारी रहा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नवंबर 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन विषय पर इस परिषद आयोजित की गई। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, उसके बाद नवंबर 2015 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जलवायु परिवर्तन को जो क्लाइमेटिक चेंजेस थे उसको लेकर के उस विषय पर इस परिषद आयोजित की गई, कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी पेरिस में। इस बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम से पेरिस परिषद की हम बात करें बच्चों, स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। बच्चों, इस परिषद में सभी राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए तथा तापमान वृद्धि रोकने के लिए आपसी सहयोग के साथ प्रयत्न करें तथा विकासशील देशों को उनके लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में विकसित राष्ट्र सहायता करें, इस तरह का आह्वान किया गया। यानी बच्चों किस तरह से जो विश्व का तापमान जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है वो कितना खतरनाक हो सकता है, ये समझ सकते हैं कि अगर उसे रोका नहीं गया तो निश्चित रूप से बहुत भयावह स्थिति होगी। अगर विश्व में तापमान इस तरह से बढ़ता रहा तो स्थिति इस पृथ्वी की बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। इसके लिए ये जो सभी राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसके लिए आपसी सहयोग के साथ प्रयास करना है तथा विकासशील देशों को उनके लिए जो आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में विकसित राष्ट्र मदद कर सकते हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए, इस तरह का आह्वान किया गया। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो यस बच्चों हम बात करेंगे आतंकवाद की यानी टेररिज्म की बात करेंगे। यस बच्चों, टेररिज्म की अगर बात करें आतंकवाद की तो वर्तमान में एक बड़ी समस्या आतंकवाद की है। विश्व के अनेक राष्ट्रों को इस समस्या से सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चों अगर आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद जो है एक बड़ी समस्या है और ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। बच्चों ये समस्या अब एक राष्ट्रगत नहीं रह गई बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। तो विश्व के अनेक राष्ट्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विश्व का कोई भी राष्ट्र केवल अपने बल पर आतंकवाद का सामना करने में असमर्थ है। इस बच्चों चूंकि जो टेररिज्म है जिसकी हम बात करें, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, इस बच्चों आतंकवाद पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए आतंकवाद यह वैश्विक समस्या मानी जाती है।
ये हमें ध्यान रखना है। तो आतंकवाद से क्या तात्पर्य है, अगर हम ये देखना चाहें, राइट, तो बच्चों अगर हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए सर्वसामान्य और निरपराध नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करना अथवा वैसे धमकी देना और उसके अनुसार समाज में डर और आतंक फैलाना ही आतंकवाद कहलाता है। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, जो आतंकवादी होते हैं, जो उनका उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए सर्वसामान्य और निरपराध नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करना या उस तरह की धमकी देना और उसके अनुसार समाज में डर और आतंक फैलाना आतंकवाद कहलाता है। राइट, ये हमें ध्यान रखना है। आतंकवाद संगठित और नियोजित पद्धति से की गई हिंसा है। तो बच्चों आतंकवाद क्या है, संगठित और नियोजित पद्धति से की गई हिंसा है। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं। आतंकवाद का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी परिणाम हुआ है। इस बच्चों आतंकवाद का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी परिणाम हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं आतंकवाद की, आइए इस क्रम में हम और आगे देखेंगे, टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो बच्चों विगत 2 दशकों में, यानी बच्चों पिछले 2 दशक अर्थात 20 सालों की बात करें, पिछले 2 दशकों में विविध राष्ट्रों में आतंकवादी संघर्ष तीव्र गति से बढ़ता गया है। आतंकवादी संघर्ष पारंपरिक युद्ध की अपेक्षा यह बच्चों अलग होता है। पारंपरिक युद्ध 2 अथवा अधिक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के बीच का संघर्ष होता है जो, लेकिन बच्चों अगर हम बात करें आतंकवाद की, तो ये आतंकवाद की बात करें तो ऐसे युद्ध में प्रमुख रूप से राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा का महत्व होता है, अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा भौगोलिक सीमाओं से संबंधित होती है। तो आतंकवादी अगर गतिविधियों की बात करें तो बच्चों आतंकवादी समूह विश्व के किसी भी कोने से कहीं भी हिंसात्मक गतिविधियां करवा सकता है। तो राइट, तो ध्यान रखना है बच्चों, हम बात कर रहे हैं ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की जरूरत है और ये पूरे विश्व में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोग आतंकवादी घटनाओं को किस तरह से रोकने में मदद कर सकते हैं। पूरे विश्व इस समुदाय की अगर देखा जाए तो इस तरह की जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, ये जो कि विश्व में किसी भी कोने से इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियां कराई जा सकती हैं। तो इसके लिए जिस पूरे विश्व को इसके लिए सजग रहना है और इस तरह से आपस में सहयोग की स्थिति बनाए रखना है। तो चूंकि ये वैश्विक समस्या है आतंकवाद, इसलिए इसको पूरे विश्व के सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो बच्चों हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं। आतंकवादी हमले का उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि देश की राज सत्ता को चुनौती देना अथवा सरकार के अस्तित्व को नकारना होता है। अर्थात बढ़ते आतंकवाद से देश की बाह्य सुरक्षा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए बच्चों, तो जो आतंकवादी हमले का जो उद्देश्य होता है, इस भौगोलिक सीमाओं को हानि पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि राज सत्ता, जो देश की सत्ता होती है, उसको चुनौती देना या सरकार के अस्तित्व को नकारना होता है। ये आतंकवादियों का उद्देश्य होता है। तो आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए विविध राष्ट्रों की सुरक्षा प्रणाली में आपसी सहयोग से काम करना आवश्यक हो गया। ये तो विविध राष्ट्र ये आगे आए और किस तरह से आपसी सहयोग करें, इसके लिए यहां पर देखा जा रहा है कि किस तरह से आतंकवाद की रोकथाम के लिए जिस विविध राष्ट्रों की सुरक्षा प्रणाली को आपसी सहयोग के साथ एक साथ मिल करके काम करना होगा। इस तो तभी जो है आतंकवाद को या आतंकवाद से निपटा जा सकता है। इस तरह यहां पर आप देख सकते हैं। आज बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। राइट, तो बच्चों आज हमने यहां तक अर्थात हमने पार्ट 2 में जो बात की बच्चों, ये हमने देखा स्टॉकहोम से पेरिस परिषद तक की हमने बात की और बच्चों हमने आतंकवाद के संदर्भ में इस पार्ट 2 में अध्ययन किया। तो बच्चों पार्ट 3 में यानी पार्ट जो तीसरा हम देखेंगे उसमें हम शरणार्थियों की समस्या और बच्चों शरणार्थी अर्थात जो रिफ्यूजी की अगर हम बात करें तो शरणार्थियों की समस्या एक बड़ी समस्या है बच्चों। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसके बारे में विस्तार से हम देखने वाले हैं। पार्ट 3 का वीडियो बच्चों
यस, इसका जो भाग 3 आएगा तो उसमें हम विस्तार से देखेंगे, शरणार्थियों की जो समस्या है वो विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, पार्ट 2 का अध्ययन तो हमने कर लिया, आइए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, कथन है और आपको पहचानना है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी तत्कालीन और दीर्घकालीन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तथा उन पर उपाय खोजने के लिए स्टॉकहोम में 5 से 16 जून 1927 की कालावधि में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण संबंधी परिषद आयोजित की गई। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, यह कहा जा रहा है स्टॉकहोम में 5 से 16 जून 1927 की कालावधि। याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? ध्यान से देखिए, स्टॉकहोम में 5 से 16 जून 1927 की कालावधि में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण संबंधी परिषद आयोजित की गई। तो क्या यह कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, यस। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन असत्य है। यस बच्चों, ये कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके यानी सुधार करके लिखना है। तो बच्चों याद कीजिए, 5 से 16 जून 1927 लिखा हुआ, तो क्या ये सही है? आपको याद आ गया होगा, 1927 लिखा हुआ है। तो बच्चों 1927 तो है नहीं, आपको याद आ गया होगा, राइट। तो क्या है बच्चों? यस, याद कीजिए 1972। यस बच्चों, 5 से 16 जून 1972 की कालावधि की हमने चर्चा की थी, राइट। तो इस तरह से बच्चों यस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी तत्कालीन और दीर्घकालीन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उन पर उपाय खोजने के लिए स्टॉकहोम में 5 से 16 जून 1972 की कालावधि में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण संबंधी परिषद आयोजित की गई। इस बच्चों तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, आप देख करके समझ सकते हैं कि इसमें यस जो असत्य है भाग है, यस 1927 लिखा हुआ है, जिसे आपको सत्य करके लिखना है। तो आप लिख देंगे 1972, तो 1927 में नहीं बल्कि 1972। इस बच्चों तो इस तरह से जो असत्य है उसे आपको सत्य करके लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे और अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए कथन और देखिए, स्टॉकहोम से पेरिस परिषद के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम निर्माण किया। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, स्टॉकहोम से पेरिस परिषद के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम निर्माण किया। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे बढ़ेंगे, एक कथन और देखिए। वर्ष 1997 में क्वेटा में आयोजित परिषद में विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए मापदंड निर्धारित कर दिए गए। तो क्या यह कथन सत्य है? 1997 क्वेटा में, जिस बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए, यह कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों लास्ट में कथन और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए सर्वसामान्य और निरपराध नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करना अथवा वैसे धमकी देना और उसके अनुसार समाज में डर और आतंक फैलाना ही आतंकवाद कहलाता है। तो बच्चों याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो चलिए आपको याद आ गया होगा, तो टैली कर लीजिए। इस बच्चों ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों इस भाग 2 को यानी आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। इस बच्चों तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।